गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाइंड एडुटेक में ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन का क्लासिफिकेशन। आज हम लोग देख रहे हैं हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन का नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम लोग हैलोअल्केन का नोमेनक्लेचर देखेंगे, ये क्या होता है, कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। तो जब हम लोग नाम लिखते हैं तो पहला जो सिस्टम है नाम लिखने का वो होता है इसका कॉमन नेम। पहला कॉमन नेम, कॉमन नेम में हम लोग इसको लिखते हैं अल्काइल हैलाइड के रूप में। किस रूप में लिखते हैं हम लोग इसको? अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड एकदम सिंपल, आपको याद होना चाहिए। लास्ट हम लोग जो क्लासिफिकेशन पढ़े थे, मतलब जब हमने पूरा डिस्कस किया था ये टॉपिक पे, तो हमने बताया था कि हैलो अल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं आर से और एक्स से, आर और एक्स। अब ये आर आपका क्या होगा? अल्काइल, एक्स क्या होगा? हैलाइड, इसलिए हम लोग इसका नाम क्या लिख देते हैं? अल्काइल हैलाइड। जो भी अल्काइल ग्रुप होगा उस अल्काइल को पहचानना है और उस हैलोजन को हैलाइड के रूप में लिखना है, तो ये वो बन जाएगा उसका कॉमन नेम। अगर उसमें प्रीफिक्स की जरूरत है, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी, इन सब प्रीफिक्सेस का जरूरत होगा तो इसके कॉमन नेम में हम लोग ये प्रीफिक्स यूज करते हैं। इस प्रीफिक्स का यूज आईयूपीएससी नेम में नहीं किया जाता। प्रीफिक्स हम लोग पोजीशन देते हैं। जब हम लोग आईयूपीएससी नेम लिखते हैं तो आईयूपीएससी नेम में आईयूपीएससी नेम हैलो अल्केन का सिंपल, इट इज नेम्ड एज हैलो अल्केन। ये क्या लिखा जाता है? हैलो अल्केन। तो हैलो अल्केन, आप यहाँ देखिएगा इनके बीच में गैप दिए हैं, लेकिन यहाँ पर इनके बीच में गैप नहीं होगा। अब अल्केन जो भी होगा उससे पहले ये नाम लिखा गया है, इट मीन्स ये जो हैलोजन है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट के रूप में वहां पर रहता है। सब्स्टिट्यूएंट है तो उनको उसका पोजीशन बताना होगा। अगर पोजीशन की जरूरत है तो पोजीशन बताएंगे, पोजीशन का नहीं जरूरत है तो पोजीशन नहीं बताएंगे। काउंटिंग करना है तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से हमको हैलोजन पहले मिल जाए। तो ये सब हम लोग जो बेसिक रूल्स पढ़े थे नोमेनक्लेचर का, वही है। तो अब इसका नाम समझिए कैसे हम लोग नाम लिख सकते हैं। जैसे आपने कंपाउंड लिखा CH3Cl, अब यहाँ अल्काइल क्या है? मिथाइल। क्लोरीन किस रूप में? तो क्लोराइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? तो कॉमन नेम हम लोग लिखेंगे, नाम हो जाएगा दिस वन इज मिथाइल, और फिर क्या लिखेंगे? क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। आईयूपीएससी नेम लिखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट हैलोजन किस रूप में लिखना है? हैलो के रूप में, यानी क्लोरो, और फिर एक कार्बन का अल्केन क्या कहलाता है? मीथेन। तो नाम हो जाएगा दिस वन इज क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन। ठीक है, उसी तरह अगर हमारे पास कंपाउंड है CH3, CH2 और फिर हमने लिखा है CH2, सपोज दिस वन इज Br, ब्रोमीन। तो अब देखिएगा ये 3 कार्बन का है, हम लोग ये जो चेन लिए हैं कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। 3 कार्बन के चेन से हमारा प्रीफिक्स जो हम लोग यूज करते हैं कॉमन नेम में वो शुरू होता है। 2 कार्बन तक हम लोग प्रीफिक्सेस नहीं लिखते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं ये चेन एकदम नॉर्मल चेन है, इसमें कहीं पर भी हमारा कोई ब्रांचिंग का सवाल ही नहीं उठता, तो नाम हम क्या लिखेंगे? दिस वन इज नॉर्मल। अब टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो नॉर्मल, फिर क्या लिखेंगे? प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, और फिर हैलोजन कौन सा? ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो ये कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएससी नेम लिखेंगे तो पहले कार्बन पर है ब्रोमीन, किस रूप में? तो ब्रोमो के रूप में। 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन, क्या कहलाएगा? 1 ब्रोमो, और फिर क्या लिखेंगे? प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। 3 कार्बन के केस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हमने कंपाउंड लिखा है इस तरीके से CH3, CH3 और यहाँ पे जैसे सपोज कोई भी हैलोजन लगा दिए, तो अब देख रहे हैं कि इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुटा है वो सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन, यहाँ पर हैलोजन जुटा था प्राइमरी कार्बन से, यहाँ पर हैलोजन जुटा हुआ है सेकेंडरी कार्बन से। लॉन्गेस्ट चेन अगर हम देख रहे हैं तो हमको 3 ही कार्बन का दिख रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर करें सेकेंडरी कार्बन से चूंकि जुटा हुआ है, तो जब कॉमन नेम लिख रहे हैं, कॉमन नेम में आपका प्रीफिक्स यूज हो जाएगा सेकेंडरी। 3 कार्बन का चेन है इसलिए सेकेंडरी, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। 3 कार्बन के चेन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आप इस केस में आइसो टर्म भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेकेंडरी की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? आइसो, और फिर बिना गैप दिए हुए आइसो, और फिर क्या लिखेंगे? प्रोपाइल, और हैलोजन चूंकि क्लोरीन था तो क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड।
3 कार्बन के केस में सेकेंडरी और आइसो दोनों टर्म यूज हो सकता है, लेकिन हम जब 4 कार्बन से लिखते हैं तो ये सब अलग हो जाते हैं। जैसे 4 कार्बन के लिए आपने लिख दिया CH3, CH2, CH, हमने लिखा यहाँ पे CH3 और यहाँ पे सपोज हमने लिख दिया है ब्रोमीन। अब देखो 4 कार्बन का चेन है जिसमें ब्रोमीन जो है वो आपका जुटा हुआ है सेकेंडरी कार्बन से, तो प्रीफिक्स यहाँ पर क्या लग जाएगा, सेकेंडरी। टोटल कार्बन कितना, 4, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल और फिर क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, हम लोग इसका कॉमन नाम लिखेंगे। आईयूपीएसी नेम में जब हम लोग लिखने जाएंगे इसका, तो आईयूपीएसी नेम में देखिए सेकेंड पोजीशन पर ब्रोमीन है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 4 कार्बन, तो 2 पर हो जाएगा ब्रोमीन, किस रूप में, ब्रोमो, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या लिखेंगे हम लोग, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। उसी तरह अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हमने लिखा CH3CH, यहाँ पे लिख रहे हैं CH3 और फिर है CH2 और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे सपोज हमने लिख दिया ब्रोमीन। अब यहाँ पर देखिए दोनों में क्या अंतर है, अब क्या हम सेकेंडरी और आइसो दोनों टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं 4 कार्बन के लिए। हेलोजन जुटा हुआ है प्राइमरी कार्बन से, 3 कार्बन का हमको लॉन्गेस्ट चेन अगर हम देख रहे हैं तो सेकेंड लास्ट कार्बन पर आपको क्या दिख रहा है, एक मिथाइल ग्रुप। सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल होता है तो हम लोग प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, आइसो, क्या लगाते हैं, आइसो। अब टोटल कार्बन काउंट करिए, टोटल कार्बन कितना है, 4, तो नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब खुद ही सोच करके देखिए, क्या 4 कार्बन के केस में सेकेंडरी और आइसो एक ही कंपाउंड के लिए लिखा जा सकता है, नहीं लिख सकते। यहाँ पर 3 कार्बन के केस में आप सेकेंडरी भी लिख सकते हैं और आइसो भी लिख सकते हैं। 4 कार्बन में सेकेंडरी अलग और आइसो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हो गया आपका आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। उसी तरह अगर कंपाउंड आप लिख रहे हैं CH3C, CH3, CH3 और सपोज आपने यहाँ पर लिखा है आयोडीन, ठीक है। तो अब ये बताओ कि हेलोजन जिस कार्बन से जुटा है, ये कार्बन आपका 3 डिग्री कार्बन है कि नहीं है, इस कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्टली जुटे हैं, कार्बन क्या हुआ 3 डिग्री, यानी ये टर्सरी कार्बन है, तब प्रीफिक्स हम लोग क्या लगाएंगे, टर्शरी, क्या लगाएंगे, टोटल कार्बन कितनी, 4, तो टर्शरी और फिर क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। उस तरह से और हम लोग नियो के केस में भी देख सकते हैं। नियो का एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हैं तो हमारे पास कंपाउंड है CH3, सपोज दिस वन इज ऑल्सो CH3 एंड दिस वन इज CH2 और हमने लिख दिया Cl, क्लोरीन। अब यहाँ देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुटा है ये प्राइमरी कार्बन है। अब उसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो हमको ये दिखेगा लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं, आपने देखा कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हमको दिख रहा है, सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तब हम प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, नियो, क्या लग जाएगा, नियो, और कॉमन नेम क्या जाएगा, नियो। टोटल कार्बन 5, तो नियो फिर हो जाएगा पेंटाइल और क्या लिखेंगे, क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड। वही आईयूपीएसी नेम अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 पर क्लोरीन है, 2 पर मिथाइल है, कितना मिथाइल है, 2 मिथाइल, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का, तो नाम क्या हो जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 1 क्लोरो और फिर 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल और फिर क्या लिख देंगे, प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन इसका आईयूपीएसी नेम होगा। एक बार इस कंपाउंड का थोड़ा सा आईयूपीएसी नेम देखेंगे बच्चों लोग। बहुत बार क्लास में कहते हैं ना 1 आइडो 1 मिथाइल, पता नहीं इन लोग ऐसे कैसे बोलने लगते हैं। लॉन्गेस्ट चेन को आप कंसीडर करिए, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, तो 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। अब 3 कार्बन में काउंटिंग करो 1 2 और ये क्या होगा 3। सेकेंड कार्बन पर कौन, आयोडीन, सेकेंड कार्बन पर कौन, मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिख दीजिए। तो 2 आइडो 2 मिथाइल और फिर क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 2 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह से हम लोग कॉमन नाम लिखते हैं। कॉमन नाम में थोड़ा सा आपको हम और बताएंगे, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जैसे जनरल पूछ दें कि अचानक से पूछ दें कि अच्छा बताओ इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, अल्कोहल का कॉमन नेम क्या होगा, तो एक बार में थोड़ा सा आप लोग एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको एक बार शॉर्ट में हम लोग ऑलमोस्ट बहुत सारे फंक्शन ग्रुप्स वाले कंपाउंड का हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिएगा उसके लिए क्या हम लोग बताते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, बस इसको एक बार समझना है। ऑर्गेनिक को समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, रटिएगा तो बहुत दिक्कत है। समझेंगे कैसे,
जो फंक्शनल ग्रुप है आप जानते होंगे, ठीक है, इसको अभी एक जनरल इसको यहाँ पे समझिएगा। फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं, अगर हमने लिखा है हेलोजन हैलाइड, फंक्शनल ग्रुप आपने अगर लिखा है OH यानी अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप आपने लिखा है O इस तरीके से यानी ईथर, C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन, फिर है C आपने लिखा CN साइनाइड, आप लिख सकते हैं NC आइसोसाइनाइड, ठीक है। फिर आप एमीन्स भी जानते हैं, एमीन्स क्या होता है हमारा, एमीन्स इज NH2, यही ना NH2। अब एमीन्स में भी 3 एमीन्स होते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और क्या होगा टर्शरी एमीन। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शरी एमीन। प्राइमरी एमीन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं NH2, सेकेंडरी एमीन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं NH और टर्शरी एमीन के लिए क्या लिखते हैं N, ठीक है। 3 इसमें वैकेंट बॉन्ड दिखाते हैं। इतने में ही आपको हम समझा देंगे कि इसमें जनरली एकदम कॉमन नेम याद करने का जरूरत ही नहीं है, मतलब तुरंत ही समझ जाइएगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन बस बताइए, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप हम जानते हैं उस फंक्शनल ग्रुप के साथ हमको बस क्या लगा देना है, अल्काइल को। तो RX हेलो अल्केन का हो गया, इसी के साथ R लगा देंगे अल्कोहल का हो जाएगा। R और 2 बॉन्ड दिख रहा है तो दोनों तरफ R लगाना होगा, ठीक है। तो ये बन गया ईथर, RC डबल बॉन्ड OR बन गया कीटोन, RCN साइनाइड, RNC आइसोसाइनाइड, RNS2 एमीन। एमीन्स में अब 3 तरह के एमीन, तो RNS2 प्राइमरी एमीन, RNHR सेकेंडरी एमीन और फिर हमारे पास हो गया R और फिर R3N यानी टर्शरी एमीन। ये कंपाउंड का बन गया जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन हम समझ गए हैं, फंक्शनल ग्रुप हमको पता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नाम देखिए कैसे लिख देते हैं। आर को हम लोग क्या कहते हैं, आर के लिए टर्म आपका क्या है अल्काइल, और इधर हमने क्या लिखा है फंक्शनल ग्रुप, क्या लिखे फंक्शनल ग्रुप। जो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा वो नाम लिख दीजिए, जितना अल्काइल है वो बस अल्काइल लिख दीजिए। अल्को आर और एक्स, तो हमने इसका अगर कॉमन नाम लिखे तो हम लोग क्या सीखे थे, क्या देखे थे, दिस वन इज अल्काइल और क्या लिखाया था हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन है OH, तो नाम क्या हो जाएगा इसका अल्काइल और फिर क्या लिख देंगे अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप ईथर, कितना अल्काइल तो 2 अल्काइल, तो नाम इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, दिस वन इज डाई अल्काइल ईथर, यस और नो, डाई अल्काइल ईथर। अब यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, कितना अल्काइल तो 2 अल्काइल, तो ये भी नाम क्या हो जाएगा, दिस वन इज डाई अल्काइल और फिर हम लोग क्या लिख देंगे कीटोन, डाई अल्काइल कीटोन। अलग अलग अगर एक से अधिक अल्काइल है तो फिर अल्काइल 1 अल्काइल 2 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, अल्काइल 1 अल्काइल 2 कीटोन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप साइनाइड, उससे पहले कौन है अल्काइल, कॉमन नेम खुद बताइए, नाम क्या हो जाएगा इसका अल्काइल साइनाइड, क्या लिख देंगे हम लोग अल्काइल साइनाइड। यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड से पहले कौन है अल्काइल, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, दिस वन इज अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड। रटने का जरूरत पड़ रहा है, सिर्फ एक बार समझ जाए कि है क्या, एक बार आप जनरल एक साथ रिलेट करिएगा आराम से आपको नाम समझ में आ जाएगा। नोमेनक्लेचर में बहुत दिक्कत हो जाता है कभी कभी बच्चा लोग को। अब ये है एमीन, एमीन से पहले कौन है आर, तो नाम खुद बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्काइल एमीन, नाम क्या हो जाएगा अल्काइल एमीन। अब एमीन में प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शरी एमीन, जितना अल्काइल है बस उतना अल्काइल का नंबर दे करके लिख देना है। एक ही अल्काइल है तो हमने सिर्फ इसको लिख दिया क्या अल्काइल एमीन। अब देखिएगा सेकेंडरी एमीन में कितना अल्काइल है 2 अल्काइल, तो ये क्या जैसे उधर हम लोग क्या लिख रहे थे 2 अल्काइल के लिए क्या हो जाएगा, दिस वन इज डाई अल्काइल एमीन, डाई अल्काइल एमीन। अगर दोनों अल्काइल अलग अलग है तो अल्काइल 1 अल्काइल 2 एमीन। अगर यहाँ पर अब देख रहे हैं 3 अल्काइल है तो खुद नाम बताइए क्या लिख देंगे, तो नाम हो जाएगा दिस वन इज ट्राई अल्काइल एमीन, ट्राई अल्काइल एमीन। और अगर अलग अलग होगा तो अल्काइल 1 अल्काइल 2 अल्काइल 3 एमीन, ऐसे लिख दिया जाता है। तो नोमेनक्लेचर सिंपल, अभी हेलो अल्केन का पढ़ रहे थे तो हमको पढ़ना हेलो अल्केन ही है, लेकिन बहुत टाइम कभी कभी इसका जरूरत पड़ जाता है, अचानक से पूछने पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या था, सब याद करने लग जाता है। याद करने का जरूरत नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। आपको क्या याद होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में कितने अल्काइल जुटे हैं बस उस अल्काइल को लिखिए और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख दीजिए, आप उसका कॉमन नेम बना देंगे, ठीक है। तो ये जनरल था ऐसे ही हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन में हमने कॉमन नेम देखा कि अल्काइल लिखते हैं, उसके बाद जो हेलोजन है उस हेलोजन को हैलाइड के रूप में लिखते हैं, तो नाम हो गया अल्काइल हैलाइड। IUPAC नेम में हेलो अल्केन लिखते हैं, हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है वहां पर।
चूंकि नाम से पहले आ रहा है तो हैलोजन को उसका पोजीशन दीजिए अगर ज़रूरत है तो, और उसका नाम लिख दीजिए। अब उसी तरह हम लोग थोड़ा सा यहीं पर अब नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो यही हम लोग सीख जाएंगे हेलोएरीन का नोमेनक्लेचर। अलग से उसको फिर दूसरे टॉपिक में नहीं बताएंगे। हेलोएरीन का नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है। तो हेलोएरीन का जब हम लोग नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन है कि आपने लिया है हेलोएरीन ऐसा जिसमें एक ही हैलोजन है, तो इसमें कॉमन और आईयूपीएसी नेम नहीं होगा। सिंपल इसका नाम हम लोग लिखेंगे दिस वन इज हेलोबेंजीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बेंजीन से रिलेट करके पढ़ रहे हैं तो हेलोबेंजीन। जो हैलोजन होगा उसको हेलो के रूप में और फिर क्या लिखना होगा, बेंजीन। जैसे मान लो आपने लिख दिया दिस वन इज क्लोरीन, यहाँ पर हमने बेंजीन के ऊपर किसको लिखा, क्लोरीन, तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। नाम हम लोग लिखेंगे क्लोरोबेंजीन। उसी तरह अगर हम लोग ने ब्रोमीन लिया तो नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लिए हैं तो नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन, फ्लोरीन लिए हैं तो नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। तो ये सिंपल है। लेकिन जब हम लोग एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं, हेलो बेंजीन में हम लोग जब बात करें एक से अधिक हैलोजन एटम हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक से अधिक अगर हम लोग हैलोजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉमन नेम जब हम लोग लिखते हैं, जब हम लोग कॉमन नेम लिख रहे हैं तो कॉमन नेम में प्रीफिक्स यूज होगा। प्रीफिक्स क्या होगा, ऑर्थो यूज हो सकता है, मेटा यूज हो सकता है या फिर पारा यूज हो सकता है। जब हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम में ऑर्थो के जगह पर हम लोग लिखते हैं 1 2, मेटा के जगह पर लिखते हैं 1 3 और पारा के जगह पर लिखते हैं 1 4। ये टर्म यूज होता है, बस इतना ही अंतर है दोनों में। जैसे आप यहाँ पे दीजिए, थोड़ा सा पहले इसको समझ लो। अगर हमने लिया बेंजीन रिंग, क्या ले रहे हैं, बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग में मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिया, ग्रुप कौन सा, तो अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा कोई ग्रुप होना चाहिए। अब उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो दूसरा पोजीशन होगा, सेकेंड पोजीशन, ये पोजीशन कहलाता है ऑर्थो। क्या कहलाएगा, ऑर्थो। ये भी पोजीशन आपका क्या कहलाएगा, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थो। अब इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो थर्ड पोजीशन आया, ये तीसरा पोजीशन, इस थर्ड पोजीशन को 1 3 पोजीशन, इसको क्या कहते हैं, मेटा। ये पोजीशन भी आपका क्या कहलाएगा, मेटा। अब इस ग्रुप के चौथे पोजीशन से आ रहा 1 4 पोजीशन पर जो आता है उसको हम लोग कहते हैं पारा। क्या कहते हैं, पारा। एकदम ध्यान देना। और ये एकदम नहीं बोलिएगा कि ये जो पोजीशन है इस पोजीशन को ऑलवेज ऑर्थो, नो। आप देखो कि वो ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन से पोजीशन पर है। अगर 1 2 है तभी ऑर्थो बोलेंगे, 1 3 है तभी मेटा बोलेंगे और 1 4 है तभी हम उसको क्या बोलेंगे, पारा बोलेंगे। जैसे आप ये बताइए, अगर हमने लिया कंपाउंड, यहाँ पर हम ले रहे हैं बेंजीन, बेंजीन के इस पोजीशन पर हमने लिखा है ब्रोमीन और यहाँ भी हम लिख रहे हैं ब्रोमीन, तो आप बोलेगा मैम ये ऑर्थो है, ये आपका मेटा है। नहीं, इसके रिस्पेक्ट में देखो, काउंटिंग करो 1 2 3 4, पोजीशन कौन सा आया, 1 4, तब हम यहाँ पे जो प्रीफिक्स होगा वो क्या लगाएंगे, पारा। क्या लगाएंगे, पारा। तो पोजीशन कहीं पर भी हो, कहीं पर भी लिखा हो, लेकिन हमको ये देखना है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1 2 पर आ रहा है कि 1 3 पर आ रहा है कि 1 4 पर आ रहा है। तो उस हिसाब से तब नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 4 पर आया है तो कॉमन नेम क्या लिखेंगे, दिस वन इज पारा। ऑर्थो मेटा पारा, जब भी लिखते हैं तो स्मॉल लिखते हैं। पारा कितना ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमीन यानी डाई ब्रोमो, और फिर नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो पारा डाई ब्रोमो बेंजीन, पारा डाई ब्रोमो बेंजीन। उसी तरह अगर हमने लिख दिया इस तरह से कंपाउंड कि यहाँ पर बेंजीन रिंग है और उसके बाद एक आप लिख रहे हैं दिस वन इज हियर क्लोरीन एंड दिस वन इज ऑल्सो क्लोरीन, तो अब देखो कौन सा पोजीशन है, 1 2 और 3, तो 1 3 पर आ रहा है यानी प्रीफिक्स क्या लगेगा, 1 3 है यानी मेटा। तो अब 2 क्लोरीन, तो नाम क्या हो जाएगा, दिस वन इज मेटा डाई क्लोरो, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। तो इस तरह से हम लोग इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। अगर अलग अलग है, सेम पोजीशन आ रहा है, जैसे आपने लिखा कंपाउंड, आप ये लिखना चाहते हैं बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर एक जगह मान लो आपने लिखा है क्लोरीन और एक जगह आप लिख रहे हैं क्या, ब्रोमीन। इधर से भी काउंट कर रहे हैं तो 4, इधर से भी काउंट कर रहे हैं तो 4। तो रूल हमने क्या पढ़ा था कि अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और सेम पोजीशन मिलता है तो काउंटिंग फिर उधर से किया जाता है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 1 पर ब्रोमो, 4 पर क्लोरो बेंजीन। नाम क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो और फिर क्या हो जाएगा 4 पर कौन, क्लोरो,
1 ब्रोमो 4 क्लोरो और नाम हो जाएगा इसका दिस वन इज बेंजीन। तो इस तरह से हम लोग हेलोएरिन का भी कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। ये टर्म थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ऑर्थो क्या है, मेटा क्या है, पारा क्या है। कॉमन नेम है ऑर्थो मेटा पारा, अगर जरूरत है तो यूज होगा, अगर नहीं जरूरत है तो उसका यूज नहीं होगा। और आईयूपीएसी नेम में ऑर्थो के लिए 1 2, मेटा के लिए 1 3 और पारा के लिए 1 4 हम लोग टर्म यूज करते हैं। ये था हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोएरीन। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखिएगा आपका बन जाएगा, जो नहीं बनेगा उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नोमेनक्लेचर अगर बढ़िया है तभी आप कन्वर्सन्स को कर पाएंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, इन सब पर कमांड होना चाहिए। उन सब पर कमांड है, नोमेनक्लेचर ही नहीं आपको आ रहा है तो आपको पता ही नहीं बनाना क्या है, इसलिए नोमेनक्लेचर को थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा। नाउ जब हमने नोमेनक्लेचर सीख लिया तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, हेलोअल्केन किस तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है। हमारा टॉपिक क्या है, आइसोमेरिज्म इन हेलोअल्केन। हेलोअल्केन में पहले हम लोग जानेंगे कि ये आइसोमेरिज्म किस तरह का शो करता है। तो हेलोअल्केन जो है ये आपको 3 तरह का जनरली देखिएगा तो आइसोमेरिज्म शो करेगा। पहला जो आइसोमेरिज्म है दिस वन इज चेन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। जो दूसरा आइसोमेरिज्म ये शो करता है वो होता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। और तीसरा जो है दिस वन इज कंडीशनल बेस्ड, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। दैट इज ये हम कह रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब क्या है इसको एक बार हम लोग डील कर लेते हैं। बस सिंपल आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा है, आइसो मतलब सेम, मर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फेनोमेनन, इसलिए आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म से पहले जो टर्म लिखा हुआ है ये पहला वाला टर्म इसमें डिफरेंस को बताता है। किसको बताता है, डिफरेंस को। यानी कि अब अगर लिखा हुआ है चेन आइसोमेरिज्म तो अंतर कहाँ होना चाहिए, पेरेंट चेन में अंतर होना चाहिए। अगर आपका लिखा हुआ है पोजिशनल आइसोमेरिज्म यानी अंतर कहाँ होना चाहिए, तो फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन में अंतर होना चाहिए। और उसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, स्टीरियो। तो स्टीरियो का मतलब पहले जानिए कि स्टीरियो का मतलब क्या होता है। स्टीरियो का मतलब होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और एटम्स इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में उसके जो ग्रुप या एटम्स उससे जुटे हुए हैं उसका 3D अरेंजमेंट जब हम स्टडी करते हैं तो हम लोग यहाँ पे टर्म लाते हैं स्टीरियो। अब अगर टर्म है स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो खुद बताओ अंतर कहाँ होना चाहिए, तो अंतर होना चाहिए उस ग्रुप या एटम के 3D अरेंजमेंट में। यस और नो, 3D अरेंजमेंट में अगर अंतर है तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर। देखो स्टार मार्क किए, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आएंगे टॉपिक पर तब समझाएंगे। अब अगर हम चेन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो आप बच्चा लोग ये खुद बताओ कि 3 कार्बन अगर हमने लिया CH3 CH2 CH2 मान लो Cl, चेन बनने का पॉसिबिलिटी है, नहीं पॉसिबिलिटी है। यहाँ अगर आप बोलेंगे मैम इसको ऐसे लिख देंगे CH3 CH और यहाँ पर लिख दिए CH3 तो बोलेगा तो कि ब्रांच हो गया। ब्रांच नहीं हुआ, ये पहले कार्बन पर था, ये कहाँ गया, सेकेंड कार्बन पर। यहाँ ब्रांच नहीं हुआ, यहाँ पोजीशन ही चेंज हो गया। तो 3 कार्बन तक चेन आइसोमेरिज्म नहीं होता है, 3 कार्बन तक आपका चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यानी चेन आइसोमेरिज्म के लिए आपको ध्यान देना है कि जो कार्बन की संख्या है उस कार्बन की संख्या 4 या 4 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी उसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, चेन आइसोमेरिज्म। तो 3 कार्बन तक तो चेन आइसोमेरिज्म नहीं हुआ। अब उसके बाद अगर हमने कंपाउंड लिख दिया दिस वन CH3 CH2 CH2 और फिर हमने लिखा है CH2Cl, बताइए चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा, करेगा। कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, आराम से कर सकता है चेन आइसोमेरिज्म। तो पेरेंट चेन में कार्बन के अरेंजमेंट में अंतर होना चाहिए, तो ये तो नॉर्मल है। अब इसमें क्या करें, अब एक ब्रांच कर देते हैं। तो चलो अगर हमने ब्रांच कर दिया, और दूसरा कि जब हम चेन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका पोजीशन में अंतर नहीं होना चाहिए। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि आइसोमेरिज्म सब क्या होता है, सब बहुत डिटेल में बताया गया आपको। तो अब यहाँ पे देखो CH3, फिर हमने लिखा CH, यहाँ पर हो गया CH3 CH2 और फिर क्या लिख रहे हैं Cl। यहाँ पर भी Cl पहले कार्बन पर था,
यहाँ पर भी Cl पहले कार्बन पे था, अब ये 4 कार्बन का पैरेंट चेन था, ये देखिएगा तो लॉन्गेस्ट आपको 3 कार्बन ही दिख रहा है, अब एक बन गया इस लॉन्गेस्ट चेन पर सब्स्टिट्यूएंट, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रांच हो गया। तो अब देख रहे हैं इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो हम बोलेंगे कि इसके पेरेंट चेन में कार्बन के अरेंजमेंट में अंतर हुआ, यानी ये आपका कैसा आइसोमर हो जाएगा, तो ये हो गया चेन आइसोमर, 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये दोनों आपका हो गया, मतलब एक दूसरे का कैसा आइसोमर, तो चेन आइसोमर। उसी तरह हम 5 कार्बन में देख सकते हैं, 6 कार्बन में देख सकते हैं। अब जब पोजिशनल की बात कर रहे हैं तो अब आपको पता है कि आइसोमरिज्म से पहले जो टर्म लिखा गया है वो किसको बताता है, पोजीशन को बताता है। जब पोजिशनल आइसोमरिज्म है तो अंतर ये कि जो सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन में अंतर हो जाना चाहिए। जैसे आप ये बताओ कि हम लिखे हैं CH3 CH2 और लिख दिए Cl, अब इसमें अगर आप क्लोरीन को बोलेगा कि इस कार्बन पर लिखेंगे तो अंतर होगा क्या कंपाउंड में, ये भी क्लोरोइथेन वो भी क्लोरोइथेन, यानी इसमें पोजिशनल आइसोमरिज्म नहीं हो सकता। तो क्या समझ में आया कि 2 कार्बन तक पोजिशनल आइसोमरिज्म नहीं हो रहा है, तो पोजिशनल आइसोमरिज्म होने के लिए कार्बन की संख्या या तो 3 से ज्यादा होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 और सपोज हमने लिख दिया ब्रोमीन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब यही हम इसको लिख दे रहे हैं CH3 CH, फिर हमने लिख दिया CH3 और यहाँ पर लिख दिया ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा, अब आ गया 1 2 और 3, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, पोजिशनल आइसोमेरिज्म का। तो चेन और पोजिशनल तो सिंपल है। अब थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। हमने बता दिया कि नाम से पहले जो आ गया, आइसोमेरिज्म से पहले जो आ गया वो किसको बताता है, तो वो डिफरेंस को बताता है। अब डिफरेंस कैसा, तो स्टीरियो मतलब हम समझ चुके हैं, स्टीरियो मतलब क्या हो गया, 3D अरेंजमेंट। अब 3D अरेंजमेंट की जब हम बात करते हैं तो स्टीरियो कहते हैं, यानी जिस कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं उसके उस कार्बन से जिस कार्बन के को कंसिडर किया जाएगा उसके ग्रुप्स या एटम्स का अगर 3D अरेंजमेंट अलग अलग होता है तो हम उसको कहेंगे ये दोनों एक दूसरे का कैसा आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर। अब यहाँ पे तो स्टार मार्क किए हैं, कंडीशन क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अगर ये शो कर रहा है तो 2 तरह का आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। एक हो सकता है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे और दूसरा हो सकता है कि ये क्या शो करे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या शो करे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल शो कर रहा है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन पढ़े थे, कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करना चाहिए, कंपाउंड में का नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तो ये सब हम लोग कंडीशन उसमें पढ़ चुके हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको बताया गया कि उस कंपाउंड में, अभी जो जनरल में जानते हैं का एक्सेप्शनल भी है कि उस कंपाउंड में कायरल कार्बन होना चाहिए। अगर कायरल कार्बन है तो हमारा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता। अब उसी तरह जैसे अब बताओ कायरल, क्या टर्म आ गया कायरल, याद होगा कि अगर एक कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, उसके 4 सब्स्टिट्यूएंट A B C और क्या D, चारों अलग अलग अगर हो जाए, A इज नॉट इक्वल टू, B इज नॉट इक्वल टू, C इज नॉट इक्वल टू क्या, D, तब कहते हैं कि ये जो कार्बन है वो कैसा कार्बन होगा, कायरल कार्बन। ओके, अब यहाँ पर भी मैं ये बोल रहा कि अगर उस हेलो कंपाउंड में कायरल है तभी वो क्या कर सकता है, ऑप्टिकल, इसीलिए बोले कि कंडीशनल बेस है। जैसे अगर हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया CH3 CH, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं CH3 और हमने लिख दिया Br, अब यहाँ लिख दिए तो बताओ क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, खुद सोच करके देखिए। ऑप्टिकल के लिए बोलेंगे कि क्या होना चाहिए, तो कायरल कार्बन होना चाहिए। इस कंपाउंड में कायरल कार्बन है कि नहीं है, कायरल में चारों कार्बन अलग, चारों ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए, एक है ब्रोमीन, दूसरा है CH3, दूसरा है फिर से CH3 और एक क्या है हाइड्रोजन, यानी ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के जैसा सेम है, तो ये कार्बन आपका कायरल नहीं है। अब कायरल नहीं है तो फिर ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। अब दूसरा एग्जांपल आप देख लो, जैसे हमने लिख दिया सपोज CH3 CH, हमने लिख दिया Br और यहाँ लिख दिया C2H5। अब आप बताइए इसमें कायरल कार्बन है या नहीं है।
कायरल कार्बन है तो कौन सा कार्बन, सेकेंड कार्बन, ये जो देख रहे हैं कार्बन वो कायरल होगा। इसमें एक है CH3, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो चारों सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन के अलग अलग हैं, इसलिए ये कार्बन हो गया कायरल। अब ऑप्टिकल में हम लोग क्या करते हैं, इसका इमेज देखना है हमको कि ये सुपर इम्पॉसिबल बना रहा है या नॉन सुपर इम्पॉसिबल बना रहा है, तो बना करके देखते हैं। तो इसका इमेज पहले चेक कर लेते हैं कि क्या है, किस तरीके से है, उसके बाद हम लोग देखेंगे R और S हमने पढ़ा था, अगर R दोनों में आ गया तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, S दोनों में आ गया तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, सब इसमें सारा कंडीशन को देखना पड़ता है। तो आपने लिया कायरल कार्बन, इस कायरल कार्बन से एक यहाँ पर हमने जोड़ रखा है CH3 को, एक हमने जोड़ रखा है C2H5 को, एक इससे जुटा हुआ है क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, और एक इससे हमने जोड़ करके रखा है, यहाँ पर है सपोज क्या लिया था हमने, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा आपको याद होगा, इस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं हम लोग वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन या फिर फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। ये लाइन जो वेज लाइन है अबव द प्लेन या टुवर्ड्स द व्यूअर, देखने वाले के तरफ होता है, और ये जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं वेज डैश लाइन, देखने वाले से दूर होता है, लेकिन ये ऑब्जर्वर पर बेस्ड है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब इस कंपाउंड के सामने हमने क्या रखा, एक मिरर रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं हम लोग इस कंपाउंड के सामने, मिरर रखते हैं। तो जब आप इस कंपाउंड के सामने मिरर रख रहे हैं तो आप खुद समझिएगा, देखिएगा इमेज कैसा बनता है। आपने इसके सामने रख दिया मिरर, जब मिरर रखे बच्चा लोग तो आप देखोगे कि ये जो ब्रोमीन है इधर था, मिरर में आपको इधर दिखाई देगा। ठीक है, ये सब तो इमेजिन करने वाला चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। कार्बन यहाँ पर जैसे ये CH3 था वो वैसे ही रहेगा। अब ये जो ब्रोमीन इधर दिख रहा था वो ब्रोमीन आपको इधर दिखने लगेगा, इस तरफ आपको यहाँ पर ब्रोमीन दिखाई देगा, यहाँ पर आप देखेंगे ब्रोमीन दिख रहा है उस मिरर में। ठीक है, ये जो C2H5 इधर दिख रहा था वो उधर चला जाएगा, इधर कौन आ गया, तो C2H5 आ गया, और यहाँ पर आपको कौन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन था, जिस तरीके से वो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। तो ये बन गया इसका मिरर इमेज। अब मिरर इमेज बना तो देखो सुपर इम्पॉसिबल है या नॉन सुपर इम्पॉसिबल, इस कंपाउंड को उठाइए, इसके ऊपर रख दीजिए, क्या पूरी तरह से इसको कवर अप कर पाएगा, नहीं। यहाँ C2H5 था, उठा के रखे तो इसके तरफ कौन आ जाएगा, ब्रोमीन, यानी ये सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज नहीं है। कैसा इमेज हुआ, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। अब इतना भी जान गए, तब इसमें आगे देखो R और S नोमेनक्लेचर, याद होगा R और S नोमेनक्लेचर कैसे करते थे कि इस कायरल कार्बन से जो ग्रुप जुटा हुआ है उस कायरल कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को आप प्रायोरिटीज दीजिए। प्रायोरिटी कैसे, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका प्रायोरिटी भी क्या होना चाहिए, ज्यादा। इस कार्बन से कौन जुटा है, ब्रोमीन, कार्बन से हाइड्रोजन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से फिर कौन, कार्बन। तो इन सभी में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, ब्रोमीन का। सबसे अब CH3 कार्बन यहाँ पर भी है, कार्बन यहाँ पर भी है, तो जब पहला एटम सेम है तब हम उसके बाद वाले एटम को देखेंगे। तो कार्बन मिथाइल आपने लिया तो इस पर 3 हाइड्रोजन है, और अगर आपने इथाइल लिया है तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और फिर कौन होगा, कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन कट गया, यस और नो। अब इस कार्बन के बाद इधर हाइड्रोजन मिला तो इस कार्बन पर कौन मिल रहा है, कार्बन। यानी जब पहला एटम सेम रहेगा तो हमको उसके बाद के एटम को देखना है, बाद वाले एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा फिर उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिल जाएगा। तो इस हिसाब से मिथाइल और इथाइल में दूसरा प्रायोरिटी हमको किसको दिया, हमने किसको दिया, इथाइल को। तीसरा प्रायोरिटी कौन हो जाएगा, मिथाइल, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 4th, क्योंकि एटॉमिक नंबर सबसे कम। तो अब उसके बाद जब हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर दिया तो हम रोटेशन करेंगे, कहाँ, 1 से 2 और 2 से 3 पर जाइए। तो 1 से गए 2 और 2 से गए 3, बताओ रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। और अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, 4th प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट है डैश लाइन पर, तो हम लोग लिखते हैं R, क्या लिखते हैं, R। तो रोटेशन इज क्लॉकवाइज, एट द सेम टाइम 4th प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन डैश लाइन, तो इसका हम लोग इसको कौन सा कन्फिग्रेशन देंगे, R। अब इसमें चेक करिए, अगर ये भी R आ गया तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो प्रायोरिटी ब्रोमीन पहला, C2H5 दूसरा, CH3 तीसरा, और हाइड्रोजन क्या हो गया, चौथा। 1 से गए 2, 2 से गए 3, 3 से इधर आए, तो रोटेशन कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एट द सेम टाइम 4th प्रायोरिटी इज प्रेजेंट इन डैश लाइन, तो फिर हम लोग इसको कौन सा फॉर्म कहते हैं, S फॉर्म। यानी एक R है तो दूसरा S है, ये आपका कैसा आइसोमर हुआ, तो ऑप्टिकल आइसोमर हुआ, ऑप्टिकल आइसोमर। जितने हेलो कंपाउंड्स हैं, हेलो अल्केन है, सभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे।
कंडीशन क्या था कि उस कंपाउंड में कैसा कार्बन होना चाहिए, तो कायरल कार्बन दिखना चाहिए। इमेज कैसा होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होना चाहिए। अब उसके बाद आपका बचता है ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल में आप जानते हैं कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जब रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड की हम बात कर रहे हैं तो आइदर ये साइक्लिक होना चाहिए और क्या बोलते हैं उसको, डबल बॉन्ड। मेनली तो हम लोग इसको डबल बॉन्ड के केस में देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखिएगा, जैसे हमने लिख दिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब एक एग्जांपल से डायरेक्ट इसको बता देते हैं। इधर हमने लिखा क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर हमने लिख दिया CH3 और यहाँ पर हमने क्या लिखा CH3। तो देख रहे हैं, और दूसरे तरीके से इसी कंपाउंड को हम कैसे लिख सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और फिर हमने यहाँ लिख दिया क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, दिस साइड इज CH3 एंड दिस साइड इज ऑल्सो CH3। सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड, सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड, तब आपको याद होगा हम लोग कौन सा फॉर्म कहते हैं इसको, सिस फॉर्म। सेम ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड, तब हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म। ये कैसे आइसोमर हो गए, तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इस तरह से हम लोग आज समझे कि हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन जो होता है वो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है ये भी जानना है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म होता है, चेन आइसोमेरिज्म होता है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। आइसोमेरिज्म नाम से पहले जो लिखा हुआ है टर्म वो डिफरेंस को बताता है। चेन आइसोमेरिज्म यानी चेन में अंतर होना चाहिए, तो कार्बन की संख्या 4 या 4 से ज्यादा, यानी मिथाइल में, इथाइल में और प्रोपाइल में चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद पोजिशनल में हमने देखा तो नाम से पहले क्या मिला हमको, पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल तो डिफरेंस होगा जो सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शन ग्रुप है उनके पोजीशन में। तो अंतर अगर हुआ तो 3 कार्बन से ये स्टार्ट होना चाहिए, 3 कार्बन से कम है तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। उसके बाद हम लोग और भी इसमें देख सकते हैं। एंड उसके बाद एक अलग इसमें आपने देखा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो क्या बताया गया था आपको, स्टीरियो का मतलब क्या हुआ कि जिस कार्बन को हम कंसिडर कर रहे हैं उसके ग्रुप या एटम्स का 3D अरेंजमेंट अगर अलग अलग होना चाहिए तब हम बोलेंगे कि वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। इसमें मेनली 2, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। तो ऑप्टिकल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन कायरल होना चाहिए। अगर कार्बन कायरल नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें नहीं होगा। तो उस तरह से हमने इसका एग्जाम्पल भी देख लिया और फिर एक हमने एग्जाम्पल देखा दैट इज ज्योमेट्रिकल, सिस एंड ट्रांस के रूप में। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थैंक यू।